वालेकुम क्लास। आज हम ओबी में पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के बारे में। ये हमारे कोर्स का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को जब हम पढ़ लेंगे तो फिर हम स्ट्रेस मैनेजमेंट को पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके साथ ही हमारा कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं चेंज के टॉपिक से। चेंज बेसिकली क्या होती है? चेंज का वर्ड हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम कहते हैं कि फ़लाँ का जो बिहेवियर है वो चेंज हो गया है, ये चीज़ चेंज हो गई है, यहाँ का एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, ये इस तरह चेंज हो गया है, ये जो किसी शॉप की लोकेशन हम मार्केट जाते हैं तो हम कहते हैं ये चेंज हो गई है, यहाँ की वैरायटी चेंज हो गई। तो चेंज को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। चेंज का वर्ड जो है ये बहुत ज़्यादा एक डिस्क्रिप्टिव टर्म है, ये एक अम्ब्रेला है इस तरह की कि इसमें बहुत सारे हमारे और कंसेप्ट्स आ जाते हैं। लेकिन जब हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में चेंज की बात करते हैं तो उसमें हमें कुछ स्पेसिफिक फोर्सेस स्टडी करनी पड़ती हैं कि वो कौन सी फोर्सेस हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट को, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को चेंज करती हैं या उसको चेंज होने के लिए मोटिवेट करती हैं। तो बेसिकली वो कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं, तो आए हम देख लेते हैं वो फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं। नेचर ऑफ द वर्क प्लेस। अच्छा, नेचर ऑफ द वर्क प्लेस भी हो सकती है एंड नेचर ऑफ द वर्क फोर्स भी हो सकती है। नेचर ऑफ द वर्क प्लेस, जब हम वर्क प्लेस की बात करते हैं तो वर्क प्लेस कौन सी होती है? वो जगह जहां आप काम कर रहे होते हैं, जो उस जगह की फिजिकल लोकेशन होती है, जो वहाँ की फिजिकल विसिनिटी होती है, उसको हम कहते हैं वर्क प्लेस। ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स की जब हम बात कर रहे हैं तो वर्क प्लेस क्या हो जाएगी? आपकी ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं वो आपकी वर्क प्लेस हो जाएगी। ठीक है। वर्क फोर्स आपकी कौन सी हो जाएगी? वो लोग जो आपके कुलीग्स हैं, जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो आपके हेड्स हैं, ठीक है, कोई भी वो लोग जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस वर्क प्लेस में आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके साथ ड्यूटीज़ बांट के, या फिर आपको लीड कर रहे हैं या आपको हेड कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो लोग वर्क फोर्स कहलाते हैं कलेक्टिवली। ठीक है। लोग जो हैं वो सबको जब हम जमा कर लेते हैं तो उनकी एक वर्ड हम उसको बना देते हैं, उन सबको इकट्ठा करके, और उसको हम वर्क फोर्स का नाम दे देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात हमारे पास क्या आ जाती है? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हम बहुत दफ़ा स्टडी कर चुके हैं अपने कोर्स में। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। कैसे कि जिस तरह की भी ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही होती है, वो टेक्नोलॉजी, वो यूज़ जो है उसके वर्क पे, उसकी मार्केट वैल्यू पे, उसके अप्रेजल्स पे, हर चीज़ पे अफेक्ट हो रहा होता है। जैसे हमने स्टडी किया कि वर्चुअल मीटिंग्स देखी थी हमने बाज़ टॉपिक्स में। ठीक है। हमने स्टडी किया था कि एक से दूसरी जगह में बैठ के कैसे मीटिंग्स हुआ करती हैं, किस तरह से हुआ करता है, और 1-on-1 मीटिंग होती है तो वो कैसे होती है। थर्ड पार्टी के हमने कंसेप्ट पढ़े थे अपने कॉन्फ्लिक्ट में। तो हमने टेक्नोलॉजी को हर तरह से देखा है कि टेक्नोलॉजी किस टाइप की सेटिंग में किस तरह से यूज़ हो रही होती है। तो बाय द टाइम हमारा कोर्स एंड हो रहा है तो हम ये देखते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग में। जो ऑर्गेनाइजेशन जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही होगी और जितना अच्छे तरीके से उस टेक्नोलॉजी को मैनेज कर रही होगी, वो ऑर्गेनाइजेशन उतनी ही सक्सेसफुली जो है वो काम करेगी। ठीक है। अब आ जाती है बारी इकोनॉमिक शॉक्स की। इकोनॉमिक शॉक्स आपके कौन से शॉक्स होते हैं? लाइक सडन राइज हो गया इकोनॉमी में। ठीक है। जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तानी करेंसी जो है वो रुपी है। अब रुपी जो है वो सडन क्या हो गया है कि उसमें डिक्लाइन आ गया उसकी वर्थ में। तो क्या होगा कि इकोनॉमी को सडन शॉक लग जाएगा, हर चीज़ की वैल्यू जो है वो इफेक्ट हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह कोई भी किसी भी मुल्क की करेंसी होती है या कोई भी ऐसी चेंज आती है, एक ड्रामेटिक किस्म की कोई भी किसी मुल्क की इकोनॉमी में चेंज आती है, तो क्या होता है कि जो उसकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो उन ऑर्गेनाइजेशंस में जो काम हो रहा होता है, जो उनके प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, जो उनकी लेबर होती है, उन सब पे इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा असर हो रहा होता है। ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं कंपटीशन की।
जिस ऑर्गेनाइजेशन में जितना ज़्यादा कंपटीशन होता है वो ऑर्गेनाइजेशन उतनी ही अलाइव रहती है, जो हमने लास्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट पढ़ा था अलाइव और डेड का, जिसको हमने सस्टेनेबिलिटी से रिलेट किया था। तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हुआ करता है, हर बंदा अपने लेवल पे काम कर रहा होता है, तो वो दूसरे से किसी ना किसी लेवल पे जाके compete कर रहा होता है। अब ये कंपटीशन जो है अगर एक लिमिट में रहे और पॉजिटिव रहे तो वो अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट करता है, पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करता है ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग में। लेकिन जब कंट्रीब्यूशन जो है कंपटीशन जो है वो नेगेटिव सेंस में चला जाता है, या दो पर्सन्स जो हैं वो इतना ज़्यादा एक दूसरे से compete करते हैं कि वो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में चले जाते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था, कॉन्फ्लिक्ट में वो इस तरह से चले जाते हैं कि उनमें एक रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, वो अपनी पर्सनल वैल्यूज़ के ऊपर ले जाते हैं उस कॉन्फ्लिक्ट को और उस कंपटीशन को। तो क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क है वो ख़त्म हो जाता है और इवेंचुअली समटाइम्स ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे डाउन साइजिंग को भी लीड कर जाती है, उससे भी रिलेट कर जाती है। ठीक है, जब कंपनीज देखती हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया या एक मेंबर बहुत बुरे तरीके से compete कर रहा है दूसरों के साथ, तो फिर वो हायरिंग और फायरिंग की पॉलिसी जो है वो चेंज करने लग जाती हैं। तो क्या होता है कि ये डाउन साइजिंग भी हो जाती है। ठीक है जी। उसके बाद हमारी बात आ जाती है सोशल ट्रेंड्स की तरफ, कि किसी भी सोसाइटी में जो भी ट्रेंड्स चल रहे होते हैं, जो सोशल सेटिंग्स चल रही होती हैं, जो सोसाइटी की जो नॉर्म्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को रिलेट कर रही होती हैं इस चीज़ के साथ कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन में सोशल ट्रेंड्स क्या होंगे और ऑर्गेनाइजेशन किस तरह बिहेव कर रही होगी, किस तरह से चेंज होंगे। ठीक है, जैसे हम एक पाकिस्तानी कंट्री में रहते हैं तो हम पाकिस्तानी रूल एंड रेगुलेशन जो है वो किस पे बेस कर रहा है, इस्लामिक लॉ पे। इस्लामिक लॉ में हमारे पास ऑब्वियसली कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, हमारे जो है रिलीजन उसने हमें प्रोहिबिट किया है कुछ चीज़ों से। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी सोशल वैल्यूज़ पे भी अफेक्ट होंगी ऑब्वियसली। जब वो चीज़ें हमारी सोशल वैल्यूज़ पे अफेक्ट होंगी तो वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशंस की सेटिंग्स को, वर्क प्लेसेस को भी अफेक्ट कर रही होंगी। ठीक है, लास्ट नंबर पे हमारे पास जो फोर्स आती है वो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स। जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स की कंडीशन होती है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग पे। किस तरह? वो इस तरह से कि जैसे हम देखते हैं, हम सबको पता है कि अमेरिका जो है वो इस वक्त दुनिया में एक सुपर पावर के तौर पे माना जाता है, तो सब कंट्रीज़ जो हैं वो उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं और वो सब कंट्रीज़ के काम में जो है वो इंटरफेयर करता है, वो अपनी पॉलिसीज़ जो है वो चलाता है। तो जब इस तरह की कंडीशन होती हैं, वर्ल्ड जिस तरह से जा रहा होता है एक ख़ास टाइम में, ख़ास सेंचुरी में, ख़ास ईयर में, वर्ल्ड की पॉलिटिक्स जिस तरह से भी वर्क कर रही होती है, जो कंट्री वर्ल्ड को लीड कर रहा होता है या जिस कंट्री में स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही होती है, उस कंट्री की किस कंट्री के साथ थोड़ी सी टसल है या किस कंट्री के साथ उसके पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही होती है उसकी ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग को। ठीक है जी। नेक्स्ट टाइप पे हम देख लेते हैं कि जब ये चीज़ें नहीं हो रही होती तो रेजिस्टेंस क्यों हो रही होती है। समटाइम्स हमें रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है चेंज में, ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स में। समटाइम्स क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो चेंज की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि किसी ना किसी लेवल पे चेंज नहीं आ पा रहा होता, या समटाइम्स क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज़ होती हैं या ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर होते हैं या जो अपर लेवल पे रहने वाले लोग होते हैं वो पॉलिसी तो बना रहे होते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने वाले लोग हैं वो किसी ना किसी लेवल पे उस पॉलिसी को नहीं मान रहे होते, उस पॉलिसी को रेजिस्ट कर रहे होते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि हम इस रेजिस्टेंस को डील कैसे करते हैं, हम इस रेजिस्टेंस को ओवरकम कैसे करते हैं। ठीक है, ओवरकमिंग रेजिस्टेंस टू चेंज। ओवरकमिंग रेजिस्टेंस टू चेंज में हम क्या देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही होती है लेकिन पर्सनल लेवल पे जो है वो चेंज नहीं आ पा रहा होता, तो यानी कुछ सोर्सेज जो हैं वो चेंज ना होने के पर्सनल होते हैं
समटाइम्स मैंने आपको क्या बताया कि बाज़ दफ़ा पर्सन्स कंट्रीब्यूट करना चाह रहे होते हैं लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो ये कौन सा लेवल हो गया हमारे पास? ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। ये जो दो लेवल्स हैं बेसिकली ये रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं कि रेजिस्टेंस या तो इस लेवल पे हो रही होती है या फिर इस लेवल पे हो रही होती है। तो अब हम ओवरकमिंग रेजिस्टेंस टू चेंज में देखेंगे कि इन दोनों लेवल्स पे जब रेजिस्टेंस आती है, जब हमें रेजिस्टेंस का सामना होता है, तो हम उस रेजिस्टेंस को किस तरह से डील करते हैं, किस तरह से उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम कम्युनिकेशन का टूल बनाते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि कम्युनिकेशन जो है वो बहुत अहम रोल प्ले करती है किसी भी रिलेशन में, चाहे वो वर्क प्लेस रिलेशन हो, चाहे कोई डोमेस्टिक रिलेशन हो, चाहे कोई आप इंटीमेट रिलेशनशिप्स की बात करें, किसी भी टाइप की कोई भी अगर आप सेटिंग की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन जो है, जब हम ह्यूमन इंटरेक्शन करते हैं, दो लोग आपस में इंटरेक्शन करते हैं या ग्रुप ऑफ पीपल आपस में इंटरेक्शन करते हैं, तो कम्युनिकेशन बहुत अहम रोल प्ले कर रही होती है। ठीक है, तो जब हम कम्युनिकेट करेंगे क्या होगा कि दो पार्टी जब आपस में कम्युनिकेट करेंगी, एक दूसरे से बात करेंगी, तो उनको पता चल जाएगा कि रेजिस्टेंस किस लेवल पे आ रही है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सनल लेवल पे रेजिस्टेंस आ रही है, कोई एम्प्लॉई जो है वो किसी पॉलिसी को नहीं फॉलो कर रहा या बात कर रहा, तो क्या होगा कि अगर जो एम्प्लॉयर है वो उसके साथ कम्युनिकेट करे, कोई उसके साथ मीटिंग करे, उससे पूछा जाए कि आपको क्या मतलब क्या आप जो है वो फील कर रहे हैं, आप क्यों इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्या ये पॉलिसी सही नहीं है, या आपके माइंड में कोई ऐसी चीज़ है कि जो इससे ज़्यादा सही है, या कोई किसी भी लेवल पे जाके जब एक मीटिंग होती है, कम्युनिकेशन होती है, तो जो रेजिस्टेंस आ रही होती है वो ठीक हो जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आ जाती है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन भी बहुत अहम रोल प्ले करती है जब हम रेजिस्टेंस को डील कर रहे होते हैं। क्यों कि जब ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी पार्टिसिपेशन करना सिखाती हैं डिफरेंट चीज़ों में, डिफरेंट पॉलिसीज़ में, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, तो क्या होता है कि हर मेंबर इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, इक्वली पार्टिसिपेट कर रहा होता है। तो क्या होता है कि वो हर एम्प्लॉय अपना अपना काम करेगा, तो चेंज भी ऑटोमेटिकली आती रहेगी, एनवायरनमेंट भी ऑटोमेटिकली मेंटेन रहेगा। जब पार्टिसिपेशन अच्छी नहीं होगी, या क्या होगा कि एक मेंबर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा होगा और दूसरा मेंबर अपने लेवल पे बिल्कुल कोई भी काम नहीं कर रहा होगा, बिल्कुल ज़ीरो लेवल की एफर्ट कर रहा होगा, तो क्या होगा, फिर भी चेंज में रेजिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे हम क्या कहते हैं कि सपोर्ट एंड कमिटमेंट बहुत ज़रूरी होती है। सपोर्ट एंड कमिटमेंट किस तरह से ज़रूरी होती है कि जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनको अपने एम्प्लॉई को सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम एम्प्लॉई लेवल पे देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक एम्प्लॉई दूसरे एम्प्लॉई को सपोर्ट करेगा तो भी चेंज अच्छी तरीके से आएगी। कमिटमेंट की जब हम बात करते हैं तो कमिटमेंट क्या होती है कि जो एक एम्प्लॉई को काम दिया गया है, जिन प्रिंसिपल्स पे उनको हायर किया गया है, जो उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है, जो उसको ड्यूटीज़ दी गई हैं, जो भी एक उसका एक एग्रीमेंट था, वो उस एग्रीमेंट के साथ, उस बात के साथ कमिटेड रहे कि ये मेरी ड्यूटी है और मैंने ये वर्क करना है और मैंने इस चीज़ की कमिटमेंट की है, तो मैंने इस चीज़ को इसी तरह से ही फॉलो करना है। अगर इस ऑर्गेनाइजेशन का ये रूल है तो मुझे इसको फॉलो करना है, अगर ये इसका रूल नहीं है तो मुझे इसको फॉलो नहीं करना। तो जब कमिटमेंट और सपोर्ट होती है तो अल्टीमेटली चेंजेस भी आ जाती हैं अच्छे लेवल पे। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो क्या होता है कि हमारे पास पॉजिटिव रिलेशनशिप की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स का क्या मीनिंग है कि दो एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी आपस में अच्छी बॉन्डिंग हो, या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, हर डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा होता है, हर डिपार्टमेंट में डिफरेंट लोग होते हैं, काफ़ी सारे लोग एक एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं। तो जब उनके दरमियान एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, अच्छा रिलेशनशिप होगा,
तो वो आपस में एक दूसरे की बात को भी समझ सकेंगे, अपने प्रोजेक्ट्स की तरफ कंट्रीब्यूट भी अच्छे तरीके से कर सकेंगे, अपने जो हाई लेवल की अथॉरिटी है, अपने एम्प्लॉयर्स हैं, अपने मैनेजर्स हैं, उनको रिस्पॉन्ड भी अच्छी तरीके से करेंगे। इसी तरह अगर हम इसको मैनेजरियल लेवल पे देखते हैं तो मैनेजर या हायरिंग अथॉरिटीज़ या जो कोई भी अपर लेवल पे जो पर्सन्स हैं वो चेक कर रहे हैं लोअर लेवल के पर्सन्स को, अगर वो अपना रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन करके रखेंगे अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने ऑर्गेनाइजेशनल वर्कर्स के साथ, तो क्या होगा कि तब भी एनवायरनमेंट अच्छा बिल्ड हो जाएगा। ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग चेंज फेयरली यानी फेयरनेस। फेयरनेस मीन्स इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस फेयरली। इम्प्लीमेंटिंग चेंज फेयरली का क्या मतलब है कि जब आप चेंज जो है वो ला रहे हो या पॉलिसी कोई न्यू बना रहे हो या न्यू पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो तो आपको फेयर रहना चाहिए। ये पॉइंट जो है वो बेसिकली हायरिंग अथॉरिटी के लिए है या जो अपर लेवल पे काम कर रहे होते हैं लोग उनके लिए है कि जब वो फेयरली ट्रीट कर रहे होंगे अपने एम्प्लॉयज़ को और चेंज को फेयरली इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तो क्या होगा कि एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से कहीं भी किसी भी लेवल पे जेलस नहीं हो रहा होगा। दो एम्प्लॉयज़ अगर एक का लेवल ये है काम का, वो इस लेवल पे बैठा हुआ है और दूसरा इस लेवल पे बैठा हुआ है, तो ऊपर वाला जो पर्सन होगा जो उनको ऑर्डर दे रहा होगा, अगर वो उन दोनों को उनके लेवल का काम दे रहा होगा और उनको उनके लेवल पे ट्रीट कर रहा होगा और उनको इनकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली ट्रीट कर रहा होगा, तो क्या होगा कि दोनों में से हर बंदा अपनी अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है। सिलेक्टिंग पीपल हु एक्सेप्ट चेंज। अच्छा, पीपल की यानी कि सिलेक्शन, ये इसका लास्ट पॉइंट है, पीपल की सिलेक्शन, यानी आप अपनी एम्प्लॉयज़ को उसी तरह से ही सिलेक्ट करें जिस तरह का वर्क आप उनसे लेना चाह रहे हैं। जैसे हम बिहेवियर की बात करें ना, बेसिकली हमारा सब्जेक्ट जो है वो बिहेवियर को डील कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर्स में, तो जब हम देखते हैं कि बिहेवियर्स किस तरह से होते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हर इंसान दूसरे से डिफरेंट होता है, हर इंसान एक सिचुएशन में मुख्तलिफ तरीके से रिएक्ट कर रहा होता है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिस टाइप का एनवायरनमेंट चाह रही होती है, जिस टाइप के उसको वर्कर्स चाह रहे होते हैं, उसको उसी टाइप के ही लोगों को हायर करना चाहिए। ठीक है। लाइक अगर कोई सेल्स की पोजीशन है, कोई सेल्स की जॉब है, कोई मार्केट में काम करने की जॉब है और उसके लिए अगर एक इंट्रोवर्ट पर्सन हायर कर लिया जाएगा जिसको लोगों से बात करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता या जो कम बात करना पसंद करता है, तो क्या होगा कि वो वाली जॉब परफॉर्म नहीं कर सकेगा। अब इसमें ये बात नहीं है कि उस पर्सन में टैलेंट नहीं है कि वो जॉब परफॉर्म नहीं कर सकता, बात ये है कि जो उसको जॉब दी गई है वो एक्चुअली उसकी पर्सनैलिटी टाइप से, उसकी बिहेवियर टाइप से मैच नहीं कर रही, उससे उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स, उसकी बिहेवियरल नीड्स पूरी नहीं हो रही, तो क्या है कि वो शाय है या वो बिहेव नहीं कर पा रहा सही तरह या वो अपने जैसे लोगों में नहीं बैठ रहा। अगर आप उसको कोई ऐसी जॉब देंगे जो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के लिए होगी तो क्या होगा कि वो बहुत अच्छा वर्क करेगा। इस चीज़ के लिए क्या ज़रूरी है कि स्पेसिफिक पर्सनैलिटी टेस्ट किए जाएं हायरिंग के टाइम पे। ठीक है। उनसे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि जो पर्सन आपके पास आया है उसमें क्या एप्टीट्यूड है, क्या क्वालिटी है, किस तरह के एनवायरनमेंट में वो काम कर सकता है, फिर आप उसको उसी तरह का ही वर्किंग एनवायरनमेंट दें। या अगर आपको ऐसा पर्सन चाहिए जो उसके टेस्ट के रिजल्ट से मैच नहीं कर रहा, आपको लग रहा है कि ये पर्सन जस्टिफाई नहीं कर सकेगा अपनी जॉब को, तो आप उसको हायर ही ना करो फर्स्ट लेवल पे। ठीक है। तो सिलेक्शन का ये मतलब है कि आप जिस तरह का वर्क लेना चाह रहे हैं अपने एम्प्लॉय से, जिस तरह का काम कराना चाह रहे हैं, आप उसी तरह के ही पर्सन को हायर कर रहे हो। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि चेंज का जो प्रोसेस है वो किस तरह से हो रहा होता है। हम ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की कुछ हमारे पास अप्रोचेज हैं 2 to 3, तो हम इंडिविजुअली बारी बारी उनको स्टडी कर लेते हैं। अप्रोचेज टू मैनेजिंग चेंज।
ठीक है जी, फर्स्ट हमारे पास अप्रोच है लेविन्स 3 स्टेप मॉडल। लेविन्स ठीक है, इसमें है अनफ्रीजिंग, मूवमेंट, रीफ्रीजिंग। यानी फर्स्ट स्टेप इज अनफ्रीजिंग, मूवमेंट, basically this is step number 1, this is step number 2, this is step number 3। ठीक है जी, अनफ्रीजिंग क्या होती है कि यानी जो एक स्टेटस को मेंटेन हुआ है, जो एक सेट ऑफ वैल्यूज जो हैं वो सेट हुई हैं, या जो फोर्सेस रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही हैं एक पर्सन में, जो रेजिस्ट को ला रही हैं, आप उन फोर्सेस को, उन चीज़ों को एड्रेस करें, उनके बारे में कम्युनिकेशन करें, उनके बारे में उस पर्सन से इन्वेस्टिगेट करें जो रेजिस्टेंस कर रहा है, या उसके बिहेवियर को नोट करें कि किस लेवल पे जो है वो रेजिस्ट कर रहा है, किस तरह से रेजिस्ट कर रहा है, या कौन सी सिचुएशन है जो उसके रेजिस्टेंस को ट्रिगर करती है। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाती है जी, मूवमेंट की स्टेज आ जाती है। मूवमेंट की स्टेज हमारे पास क्या होती है कि वो हमें ये बताती है कि जब हम उन चीज़ों को एड्रेस कर लेते हैं जो रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करी होती है, तो फिर हम उनको चेंज की स्टेट पे ले आते हैं, कि यानी हमने उनको एक्टिव स्टेट पे हम ले आए हैं। हमें पता चल गया है कि ये पर्सन अगर चेंज को रेजिस्ट कर रहा था, या ये पर्सन अगर इस तरह बिहेव नहीं कर रहा था जिस तरह से इसको बताया गया, तो उसकी क्या रीज़न थी। ठीक है, अब इसमें हम रीज़न को फाइंड आउट कर रहे थे, हम बिल्कुल बेसिक लेवल से चले थे, हमें नहीं पता था कि पर्सन रेजिस्ट क्यों कर रहा है। इसमें हमें पता चल गया, तो हम एक मूवमेंट की स्टेज में आ गए हैं कि हम उसके कंसेप्ट को बदल सकते हैं, उसको चेंज की तरफ लेके आ सकते हैं। जब हम उसको चेंज की तरफ ले आएंगे, उसका बिहेवियर जो है वो अपने चेंज के अकॉर्डिंगली कर लेंगे, या जो हमारी डिज़ायर है, जो हमारी विश है कि वो इस तरह से बिहेव करे, जब हम उसको उस तरह से मोटिवेट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा कि रीफ्रीजिंग हो चुकी होगी। ठीक है, अनफ्रीजिंग से हम चले हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता था कि वो वैसा बिहेव क्यों कर रहा है। सेकेंड नंबर पे हमने क्या किया कि हमने उन क्लूज को एड्रेस कर लिया। थर्ड नंबर पे हमने क्या किया कि हमने चेंज जो है उसको एड्रेस करके उसको किसी लेवल पे चेंज कर लिया। हमें पता चल गया कि अब वो रीफ्रीजिंग जो है वो किस तरह से हो रही होगी। ठीक है जी, उसके बारे में अब हम देखते हैं कि ये हमने जो है 3 स्टेप अप्रोच पढ़ ली। अब हम देखते हैं कि एक्शन रिसर्च जो है वो क्या होती है। ठीक है जी, एक्शन रिसर्च हमारे पास क्या होती है, अ चेंज प्रोसेस बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डाटा। यानी आप क्या करते हैं, आप कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं अपने एम्प्लॉयज से या किसी और ऑर्गेनाइजेशन से। वो डाटा जो है वो आपकी जो चेंज आपकी पॉलिसीज़ होती हैं, या जो रेजिस्टेंस ऑफ चेंज वाली बात हो रही होती है, उससे मुतालिक डाटा आप कलेक्ट करते हैं, और फिर आप उसको डाटा को क्या करते हैं, एंड देन सिलेक्शन ऑफ अ चेंज एक्शन बेस्ड ऑन व्हाट द एनालाइज्ड डाटा इंडिकेट। यानी आपने किसी भी चेंज का जो आपका एक फिनोमिना है, या जिस लेवल पे रेजिस्टेंस आ रही है, आपने उसके बारे में जो है एक डाटा लिया है। ठीक है, डाटा आपने किस तरह लिया है, लेट्स सपोज कि आपने कोई पॉलिसी बनाई है कि आपकी कंपनी एक दिन में इतने प्रोडक्ट सेल करेगी, लेकिन आपका जो एम्प्लॉई है वो बहुत हाईली कॉम्पिटेंट है, वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा लिखा है, उसके एकेडमिक रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या है कि आपको नहीं पता कि वो उतनी सेल क्यों नहीं कर पा रहा। तो आप क्या करेंगे, एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाके डाटा लेंगे। समटाइम्स आप उनको नहीं भी बताएंगे कि आप कौन है या आप क्यों डाटा ले रहे हैं, कि अगर आप कोई रिसोर्सेज हैं आप उनको यूज़ करते हुए डाटा लेंगे कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में इसी लेवल पे ही जो बैठा हुआ बंदा है वो किस तरह से अपनी वर्क नीड्स जो है वो पूरी कर रहा है, कितना काम जो है वो एक दिन में कर रहा है।
वो इससे कम काम कर रहा है, इससे ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, आप इंटरनेट सर्वे भी कर सकते हैं, आप इंटरनेट पे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब आपको ये वाला डाटा कलेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा कि आप एक स्ट्रैटेजी बना लेंगे कि ये एम्प्लॉय अगर हमारा काम नहीं सही तरीके से कर रहा या वो हमारी वर्क नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा, तो आप एक चेंज एक्शन बना लेंगे। उस चेंज एक्शन में क्या है, हो सकता है कि आप उसको कोई न्यू पॉलिसी दे दें या न्यू टारगेट दे दें, कि आपको उससे पता चल जाएगा कि ये पर्सन अगर इस तरह बिहेव कर रहा है तो क्यों कर रहा है। फिर आप उसको उस स्पेसिफिक एरिया में ले जाके चेंज कर लेंगे, या उसको थोड़ा सा गाइड कर देंगे, या उसको बता देंगे कि हो सकता है उसको आपका जो समझ ना आ रही हो, आपको उसको ना पता चल रहा हो कि आप उससे क्या काम लेना चाह रहे हैं, या वो इतना ज़्यादा उस चीज़ में अच्छा ना हो, उसके पास कोई और एबिलिटी हो। तो जब आप ये सारी चीज़ों को एड्रेस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस पर्सन में बिहेवियर रेजिस्टेंस क्यों आ रही थी। जब आप उस रेजिस्टेंस को एड्रेस कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा, तो फिर आप उसको चेंज भी कर सकेंगे। ठीक है, ये हमारे पास कंसेप्ट है एक्शन रिसर्च का। ठीक है जी, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट किस तरह हो रही है। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट हमारे पास किस तरह से हो रही है कि आप सर्वे कर रहे हैं, आप फीडबैक्स ले रहे हैं अपनी, जो कि आप कोई किसी भी प्रोडक्ट के बारे में काम कर रहे हैं या कोई भी काम जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, आप उसके बारे में सर्वे कर रहे हैं, आप उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं। दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर रहे हैं। फिर क्या है कि आप कंसल्टेशन कर रहे हैं प्रॉपरली कि किस तरह पब्लिक की जो है वो क्या डिमांड है। आप कोई ऐसा डे रख लें, कोई ऐसा टाइम रख लें, कुछ ऐसी मीटिंग्स रख लें, मंथली कोई आप मीटिंग रख लें, कोई वीकली मीटिंग रख लें अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, या उन लोगों के साथ जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में सेम लेवल का काम कर रहे हैं, या पब्लिक डीलिंग के लिए आप कोई मीटिंग रख लें। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आप अपनी टीम को अच्छे तरीके से आपने बिल्ड किया हो, यानी जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं आपने उनकी टीम बिल्डिंग इतनी अच्छे तरीके से की हो कि उनको पता हो कि हमारी कंपनी जो है वो किस तरह से वर्क कर रही है और पब्लिक की क्या डिमांड है, तो हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से बेटर वर्क पोजीशन में लेके आना है। ठीक है, फिर आप क्या करें, अप्रिशिएटिव इंक्वायरी करें। आप अप्रिशिएटिव इंक्वायरी आप कैसे कर सकते हैं कि आपको पता हो कि मेरा कौन सा मेंबर ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो काम कर रहा है, कौन सा मेंबर नहीं कर रहा, और जो काम करने वाला पर्सन जो काम कर रहा है तो क्या वो काम उतने लेवल का, उस लेवल का, उस तरीके का कर रहा है जो हमें रिक्वायर्ड है, या नहीं कर रहा, या अगर वो नहीं कर रहा तो उसकी क्या रीज़न है। यानी आपको हर चीज़ के बारे में एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा बंदा अपने लेवल पे कितना काम कर रहा है, अपने लेवल से ज़्यादा काम कर रहा है, अपने लेवल से कम काम कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, यू शुड नो। ठीक है जी, उसके बाद हम देख लेते हैं कि क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ चेंज। क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ चेंज की जब हम बात करते हैं तो जस्ट हम ओवरव्यू लेके इस टॉपिक का देखेंगे कि ये कैसे होता है। मैनेजिंग पैराडॉक्स। मैनेजिंग पैराडॉक्स का क्या मतलब होता है कि आपको पता हो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन की कभी भी कोई एक ही पोजीशन नहीं होती जिस पे वो रहेगी, कि जब ऑर्गेनाइजेशंस वर्क करती हैं, जब वो मार्केट में आती हैं, जब वो डिफरेंट काम कर रही होती हैं, तो हर ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से compete कर रही होती है। और कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर एक टाइम में रैंक नंबर 2 पे खड़ी है तो ऐसा हो सकता है कि समटाइम्स नेक्स्ट टाइम जब उसकी अप्रेजल बने या उसके एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छे तरीके से वर्क करें तो वो सेकंड नंबर पे, वो 1 नंबर पे चली जाए। या क्या हो सकता है कि अगर वो 2 नंबर पे है तो 2 नंबर से वो 3 नंबर पर चली जाए। ठीक है, या अगर कोई सडन डाउनफॉल आया है, कोई उनकी कंडीशंस जो है वो ख़राब हुई हैं, कोई फाइनेंशियल कंडीशंस ख़राब हुई हैं, या इकोनॉमी कुछ इस तरह की हुई है कि उसने बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग पे, तो हो सकता है कि वो 2 से 5 6 से भी बिलो चले जाएँ। तो ये पैराडॉक्स थ्योरी पे हम वर्क करते हैं। और पैराडॉक्स थ्योरी का क्या मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है
कभी भी एक ही फिक्स पोजीशन पे नहीं रहती। ऑर्गेनाइजेशंस की जो पोजीशंस हैं वो शफल होती रहती हैं एज लॉन्ग एज हर ऑर्गेनाइजेशन अपना वर्क कर रही हो। जो ऑर्गेनाइजेशन जितना अच्छा वर्क करती है वो उतने अच्छे तरीके से अपनी पोजीशन को मेंटेन करती है। जो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा वर्क नहीं करेगी वो अपनी पोजीशन को मेंटेन नहीं कर सकेगी और वो क्या होगा कि वो शफलिंग ही करती रहेगी ऊपर के लेवल की ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान और नीचे की लेवल के ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कल्चर ऑफ चेंज का मेजर जो है वो बेसिक कंसेप्ट है कि हम पैराडॉक्स को किस तरह से मैनेज करते हैं। द वर्ड इज पैराडॉक्स। पैराडॉक्स जो है ओबी में ये वाला जो आपका टॉपिक है वो पैराडॉक्स थ्योरी को डिस्क्राइब कर रहा है। तो पैराडॉक्स थ्योरी हमारे पास वही बात करी है जो मैंने आपको बताई है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक पॉइंट पे हमेशा नहीं स्टैंड किए रहती, वो शफल करती रहती है अपनी पोजीशन को अपने वर्क के हिसाब से। ठीक है, किसी एम्प्लॉय की वर्किंग भी हो सकती है, हो सकता है कि कोई एक एम्प्लॉय इतना अच्छा वर्क कर रहा हो या किसी एक डिपार्टमेंट ने इतना अच्छा वर्क किया हो कि जो कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन 5th लेवल पे खड़ी थी वो समटाइम 2nd लेवल पे चली जाए या 1st पे चली जाए। ऑल्दो ऐसा कम होता है लेकिन ऐसा हो भी सकता है। ठीक है, या अगर एक डिपार्टमेंट बहुत बुरा वर्क कर रहा है तो हो सकता है कि उसे एक डिपार्टमेंट के डाउनफॉल से 1st नंबर पे ऑर्गेनाइजेशन भी जो थी वो 3-4 नंबर पे चली जाए। तो ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन जो है वो चेंज हुआ करती हैं। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि हम लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत अच्छे तरीके से लर्न करे, जिसको पता हो कि मैंने किस एम्प्लॉय से कितना काम लेना है। ठीक है, अगर मैंने कुछ पोजीशंस हायर करनी है, कुछ लोगों को हायर करना है, कुछ लोगों की हायरिंग करनी है तो क्यों करनी है, किस क्राइटेरिया की बेस पे करनी है। अगर हमने फायरिंग करनी है तो किन लोगों को हमने फायर करना है। अगर हमने कुछ को पनिश करना है या कुछ की डिडक्शन करनी है तो क्यों करनी है। अगर हमने कुछ लोगों को इंसेंटिव्स देने हैं तो क्यों देने हैं। द पॉलिसी शुड बी वेरी क्लियर। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, कौन कौन सी बेसिकली वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं जो किसी भी लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन को बनाती हैं। देयर एग्जिस्ट अ शेयर्ड विजन दैट एवरीवन अग्रीज ऑन, यानी ऑर्गेनाइजेशन के पास एक ऐसा ब्रॉड विजन हो, एक अम्ब्रेला की तरह का उसका एक विजन हो जिसमें उसके सब एम्प्लॉय जो है उस अम्ब्रेला के नीचे हो, स्टैंड कर रहे हो और हर एम्प्लॉय को पता हो कि मेरी ये ड्यूटी है, मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, ताकि हर एम्प्लॉय जब अपना ऑब्जेक्टिव इंडिविजुअली अचीव करेगा तो उनको पता होगा कि हमारा कॉमन गोल क्या है। ठीक है, दूसरे नंबर पे पीपल जो है वो डिस्कार्ड कर दें ओल्ड वेज को जो कि वर्क नहीं कर रहे थे और ऑप्ट कर लें उन वेज को जो कि वर्क करेंगे उनके लिए। ठीक है, और कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो और पीपल जो है अपने पर्सनल जो उनका इंटरेस्ट है, जो उनकी पर्सनल रेजिस्टेंस है उसको एक साइड पे कर दें और जो उनका ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशनल अचीवमेंट है, जो उनका एक कॉमन गोल है, म्यूचुअल गोल है, उसको अचीव करने के लिए जो है वो वर्क करें। वो ये ना देखें कि ऑर्गेनाइजेशन हमें ऐसा काम दे रही है जो हम डिसलाइक करें हैं, वो बस ये देखें कि अगर हम उसमें करेंगे, उस काम को करेंगे तो हम अच्छे रहेंगे। ठीक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे तरीके से वर्क करेगी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छा वर्क करेगी। वो ये ना देखें कि हमारा पर्सनल इंटरेस्ट क्या है। तो ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के, वो ऑर्गेनाइजेशन जो इन सारी चीज़ों को ले रही होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम चले ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के कंसेप्ट से। हमने सबसे पहले देखा कि वो कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं जो चेंज कर रही होती हैं, फिर हमने देखा कि उन फोर्सेस में रेजिस्टेंस किस लेवल पे आ रही होती है, इंडिविजुअल लेवल पे आ रही होती है और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे आ रही होती है। फिर हमने देखा कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जो चेंज रेजिस्टेंस आ रही होती है हम उसको डील कैसे करते हैं, हमने डीलिंग के कुछ फैक्टर्स पढ़े। फिर हमने 2 अप्रोचेस देखी मैनेजिंग चेंज की, उसमें हमने 11th 3 स्टेप थ्योरी देखी, फिर हमने एक्शन रिसर्च को देखा। फिर हम कहाँ चले गए, हमने देखा आगे जाके कि कल्चर ऑफ चेंज किस तरह से डेवलप किया जाता है। उसमें हमने पैराडॉक्स का कंसेप्ट पढ़ा कि पैराडॉक्स जो है वो क्या होता है, कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ऊपर नीचे शफलिंग करती रहती हैं। फिर हमने क्या देखा कि हम लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन पे चले गए, हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो
बेस्ट से बेस्ट किस तरह परफॉर्म कर सकती हैं, उनमें हमने देखा कि हमने कुछ 7 पॉइंट्स देखे कि वो किस तरह से वर्क कर रही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर जो है वो क्लोज हो गया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।